जय हिंद दोस्तों। फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इशारों में मायने रखती हैं, और वो जो इशारे हैं उनको समझना होता है। उनको अगर आपने समझ लिया तो किस तरफ ये दुनिया बढ़ रही है, क्या होने वाला है, वो समझ में आना शुरू हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, दुनिया के हर जगह पर जहां पर भी टॉप मोस्ट लेवल पर काम होते हैं, टॉप मोस्ट लेवल पर काम कभी भी स्पष्ट शब्दों में नहीं होते, इशारों में होते हैं। उन इशारों को अगर पढ़ना सीख लिया तो यकीन मानिए आप कामयाब हो जाएंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है, ये जो स्टेटमेंट है ये हाईएस्ट एलीट क्लास के लिए क्यों है। कभी भी एक भाई सीधी सी बात ये है, यदि आप देखें जो बुद्धि विहीन है, जो बुद्धि से नहीं अपने शरीर से बाहुबल से काम करता है, बुद्धि विहीन तो नहीं कह सकते, जो अपने शरीर से अपने बाहुबल से काम करेगा, जो इंद्रियों के कंट्रोल में होगा और वो चीज़ों को नहीं समझ रहा होगा या समझने की क्षमता नहीं रखता होगा, उसी को तो क्षुद्र कहा गया है। समझे? जो समझने की क्षमता नहीं रख रहा। और वो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में, मैं जातिवाद का बहुत खिलाफ हूं मेरे हिसाब से, कि किसी के भी घर में ब्राह्मण पैदा हो सकता है और किसी के भी घर में ऊंचे से ऊंचे कुल में शूद्र भी पैदा हो सकता है। हमारे पॉलिटिकल फैमिलीज में बहुत सारे ऐसे हैं जो भले ही राज परिवारों में पैदा हो गए, पॉलिटिकल घरानों में पैदा हो गए, लेकिन वो उस लेवल की औकात नहीं रखते या क्षमता नहीं रखते, वो उस लेवल की क्षमताएं नहीं रखते, उस लेवल की कंपिटेंसी नहीं रखते कि वो अपने जो बाप दादाओं की लिगेसी है उसे आगे बढ़ा सकें। अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग खानदान हैं, नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं थोड़ा हंस लूंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बाप दादा तो बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक बने या अच्छी खासी पोजीशंस, मुख्यमंत्री बने, अच्छी खासी पोजीशंस पर पहुंचे, लेकिन वो उस लायक नहीं है, वो उस लायक नहीं है, वो उतनी कैपेसिटी नहीं रख रहे। वो उसके पीछे रीजन ही है क्योंकि उतनी बुद्धि, उतनी क्षमताएं नहीं है उनमें। तो इसीलिए किसी के भी घर में, भाई अंबेडकर अगर महार जाति में पैदा हो सकते तो अंबेडकर मेरे हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से ब्राह्मण थे। जाति में किस में पैदा हुए वो तो उनकी यूं कहें कि ये भारतीय समाज के दुर्भाग्य है कि हम लोग उस जाति में पैदा होने वाले हीरे को नहीं पहचान पा रहे। ये दुर्भाग्य हमारे समाज का था, तो इसलिए मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूं। लेकिन हाँ, वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो क्षुद्र जो जन्म से नहीं, कर्म से क्षुद्र कौन है? जो बुद्धि को समझ ना पाए, जिसको, जो बुद्धि के अंदर काम ना कर पाए, जो बाहुबल और क्षमताओं और इंद्रियों के अनुसार काम करे। ब्राह्मण कौन है? जो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे और इशारों को समझ के काम कर दे, वो ब्राह्मण है। यस, और वो किसी भी घर में पैदा हो सकता है। तो इसलिए मेरे किसी भी वर्ड को गलत ना लेके जाए। लेकिन टॉपिक अमेरिका की एक कदम का है। अमेरिका ने एक कदम उठाया और उस कदम के वजह से चीन तिलमिला गया। कदम क्या है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और चीन के तिलमिलाने का कारण क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों, कोरोना पीरियड में हम लोगों ने नेक्स्ट वीक एनसीईआरटी का बैच लॉन्च करने का डिसाइड किया है। एक फ्रेश बैच लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेश बैच होगा। इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स इस तरीके से क्लियर किए जाएंगे ताकि आप गवर्नमेंट जॉब कोई भी दे दें, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी पीसीएस का पीटी दे रहे हो, कोई सा भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको इस बैच से मदद मिलेगी। अब कोरोना पीरियड में पैसे की लगभग किल्लत चल रही है, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसों की कमी है। तो ऐसे मामले में जब आपके पास पैसे की कमी है तो हम भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने 500 रुपीज़ पर मंथ का एक कोर्स, इसकी फीस रखी है ताकि हमारा भी जो बेसिक खर्चा है वो चलता रहे और आपकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए और रुके ना। तो जल्दी से जल्दी इंक्वायरीज कीजिए, जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसकी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, टॉपिक है अमेरिका। कि अमेरिका ने एक चाल चली। चाल क्या है? असलियत में दो सुपर पावर्स के बीच में खटपट चल रही है, खींचातानी चल रही है। एक उभरती हुई सुपर पावर है चाइना, दूसरी डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, गिरती हुई सुपर पावर है अमेरिका। इस चीज़ के ऊपर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो अमेरिका और चाइना उभरती और गिरती हुई सुपर पावर्स हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका भी पीछे हटने वाला नहीं है और चाइना भी
अमेरिका को आगे बढ़ने देने वाला नहीं है। ऐसे में बहुत सारे थिएटर्स ऑफ डिस्प्यूट अमेरिका और चाइना के बीच में हैं। उन थिएटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स को अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो चाहे साउथ कोरिया हो गया, चाहे जापान हो गया, चाहे ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट, उसके बाद यहां पर ये आपका पीओके वाला अक्साई चीन वाला इलाका हो गया, ये इंडिया के साथ बॉर्डर हो गया, यहां पर अमेरिका और चाइना, यहां तक कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया, चाहे ईरान का कुश बंदरगाह हो गया, तो सब जगह पर अगर आप देखेंगे तो खूब इनके आपस में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ऐसे में हर जगह पर हर पावर अपना अपना क्लेम करती है। यहां अमेरिका ने किया, अमेरिका ने क्या क्लेम किया? मामला है ताइवान का, कि नॉर्मली ताइवान के मामले में इंडिया, चाइना हमेशा से अपनी वन चाइना पॉलिसी को आगे बढ़ाता है और वो ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर चाइना सिर्फ एक है और जितने भी इलाके हैं वो सारे के सारे, कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो सारे चाइना का हिस्सा हैं। जिसमें अगर आप देखेंगे तो हांगकांग और मकाऊ चाइना के हिस्से माने गए। ताइवान के मामले में ताइवान को चाइना का हिस्सा माना जाता है। तिब्बत के मामले में तिब्बत को भी डिस्प्यूटेड एरिया ना मानकर चाइना का हिस्सा माना जाता है। चाइना कहा कहलाता है और जिससे भी ट्रेड रिलेशंस बनाने जाएगा उसको कहेगा हमारी वन चाइना पॉलिसी को आप मानेंगे। पहले उससे वो साइन करवाएगा, फिर कहेगा कि ठीक है आपके हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हम बनाने के लिए तैयार हैं। ये सिचुएशन देखने में अच्छी लगती है या जैसी भी है। अब ये वन चाइना पॉलिसी जो अमेरिका की, चाइना की ताकत भी है, लेकिन ताकत को दिखाती है, यही असलियत में इसकी वीकनेस भी है। भाई सीधी सी बात है, आप ये कहते हो मैं नहीं मानता कि मैं आपकी वन चाइना पॉलिसी नहीं मानता। अब जैसे ही आप कहते हो कि मैं आपकी वन चाइना पॉलिसी नहीं मानता, तो वो चाइना के पूरी की पूरी जो सिस्टम है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसी को नकार दिया। यहां मामला ताइवान का है। ताइवान एक छोटा सा देश है, लगभग 2.5 करोड़ के करीब इसकी आबादी है और चाइना 2090 बार, पिछली बार 2090 टाइम्स ताइवान के अंदर किसी ना किसी तरीके से घुस चुका है। चाहे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जाएं, चाहे शिप्स जाएं, कुछ भी जाएं, ताइवान के ऊपर रोज कुछ ना कुछ ड्रामा कर रहा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में ताइवान के ऊपर प्रेशर है, कहां 140 करोड़ और कहां 2.5 करोड़। और यहां तक कि हालात ताइवान के साथ ये हैं दोस्तों, दुनिया के गिने चुने 10-12 छोटे छोटे देश बचे हैं जो चाइना से ट्रेड नहीं करते और वो ताइवान को एक कंट्री मानते हैं। यहां तक कि ताइवान का यूनाइटेड नेशंस तक में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और यही कारण था कि चाइना के वुहान में जब वायरस फैला तो वो ताइवान ही था जिसने दुनिया को सबसे पहले लगभग 25 या 26 दिसंबर को लेटर लिख के भेज दिया था कि वुहान में एक बीमारी है जो फैल रही है और दुनिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसे संभालो। ये दिसंबर 2019 की बात है। लेकिन क्योंकि ताइवान का यूनाइटेड नेशंस में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ताइवान को यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने या WHO ने उस लेटर को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, मानने तक से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ताइवान की बात को इग्नोर किया और उसका नतीजा आज के दिन पूरी दुनिया भुगत रही है। आप और मैं दोनों घर पे बैठे हुए हैं और हो सकता है इस वीडियो को सुनने वाले दोनों के दोनों बीमार हो गए थे। मैं भी हुआ, आप भी शायद हो गए हों। अगर नहीं हुए तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी तरफ से भी शुक्रिया भगवान को कर दूंगा कि आप बीमार नहीं हुए। अब आप ताइवान की बात अगर देखते हैं तो ताइवान को जीना मुहाल कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश ताइवान से रिलेशंस नहीं रखता, ट्रेड नहीं करता। और खास बात यह है, टेक्नोलॉजी और दूसरे मामलों में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के 3 देश ऐसे हैं, एक तो साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, जो चाइना को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन ये तीनों छोटे छोटे हैं। टेक्नोलॉजी इनकी हाईएस्ट लेवल पर है, लेकिन हैं ये छोटे छोटे। अब ऐसे में ताइवान का साथ अमेरिका तक ने छोड़ दिया। लेकिन पहले तो ये था ना रिपब्लिक ऑफ चाइना, RC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। समझे? तो यहां इसके जो चियांग काई शेक थे
उसको सपोर्ट किया अमेरिका ने, और जब अमेरिका ने चाइना को ताइवान की सीट दी तो ताइवान को यह वादा किया था कि आपकी लास्ट तक रक्षा हम करेंगे। भले ही हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है जब तक आप ना चाहें। और दूसरी तरफ आज के दिन चाइना यह कह रहा है कि अगले 2 साल में ताइवान को फुल्ली चाइना में इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। खुले तौर पर कहा जा रहा है कि 2 साल में ताइवान को चाइना में इंटीग्रेट करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब यहीं से मामला बिगड़ रहा है। अब दुनिया ताइवान को रिकॉग्निशन देना शुरू कर चुकी है, और यहां तक कि अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज, चाहे चेकोस्लोवाकिया हुआ, चाहे और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हुए, ये सारे के सारे ताइवान को रिकॉग्नाइज करने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि चेकोस्लोवाकिया का जो डेलीगेशन है वो तो प्रॉपर डेलीगेशन ही ताइवान पहुंच गया, प्रॉपर डेलीगेशन ही ताइवान पहुंच गया। चाइना को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन पूरे यूरोपियन यूनियन ने चाइना का अपोज किया। अब इसी का एक नेक्स्ट लेवल अमेरिका ने चाल चली, और वो ये चली कि पहली बार, न जाने कितने सालों में पहली बार, अच्छा उससे पहले ताइवान को जो है आर्म्स बेचने की एक डील की गई, और $100 बिलियन की वो डील है। $100 बिलियन के हथियार जो हैं वो ताइवान को बेचने के लिए अमेरिका राजी हो गया। चाहे डिफेंस सिस्टम हुआ, चाहे फाइटर जेट्स हुए, हर मामले में ताइवान को वो सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका तैयार हो गया, और साथ में अमेरिका के जो फ्रेंडली नेशंस हैं वो भी तैयार हो गए ताइवान को सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और सब चीजें बेचने के लिए। तो एक बात तो दोस्तों ये है, और दूसरी सिचुएशन यहां पर ये कि इस बार कल पहली बार अमेरिका का एक डेलीगेशन, हालांकि उससे पहले भी बड़े सारे मिनिस्टर्स और दूसरे लोग ताइवान जाते रहे हैं, लेकिन इस बार अमेरिका का एक डेलीगेशन ताइवान पहुंचा। और उससे ज़्यादा खास बात यह है कि ये जो डेलीगेशन है ये C-17 ग्लोब मास्टर से पहुंचा। जब ये डेलीगेशन C-17 ग्लोब मास्टर से पहुंचा, तो इसी से चाइना में हड़कंप मच गया कि ये असलियत में यूएस आर्मी का प्लेन है, और चाइना के ऊपर अब शोर मचने लगा कि यूएस आर्मी का प्लेन ताइवान कैसे पहुंचा। यूएस आर्मी के प्लेन के ताइवान पहुंचने का मतलब यह है कि चाइना, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी पर बिलीव करता है, इसलिए चाइना का मानना है कि ताइवान का एयर स्पेस भी चाइना का एयर स्पेस है, और ताइवान के अंदर अगर कोई फाइटर, कोई भी जेट एंटर करेगा, कोई भी प्लेन एंटर करेगा, तो वो चाइना की परमिशन से करेगा। सोच कर देखिए कितना जबरदस्त दावा है। और दूसरी तरफ ताइवान कहता है मेरा एयर स्पेस मेरा है, मेरा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। और हांगकांग के अंदर जिस तरीके से चाइना ने मौत का तांडव खेला है और गर्दन दबा के रख दी है हांगकांग की, ताइवान के अंदर और ज्यादा डर है। तो ये 2.5 करोड़ लोग जो हैं ये इस तैयारी में हैं, ये 2.5 करोड़ लोग इस तैयारी में हैं कि भाई किसी भी तरीके से चाइना से पीछा छुड़वाया जाए। और अब एक एंटी चाइना जो सेंटिमेंट्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं, और यही एक रीजन है ताइवान जो है पूरे तरीके से मूड में आ चुका है। ऐसे में अमेरिका का मिलिट्री प्लेन ताइवान में जाना असलियत में चाइना के लिए एक ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज ये है कि अमेरिका अब उसको ये कह रहा है कि अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, और अब हम इसको सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करने वाले हैं। C-17 ग्लोब मास्टर यूएस आर्मी प्लेन का मतलब यह है कि अमेरिका इज गोइंग टू एस्टेब्लिश मिलिट्री रिलेशंस विद ताइवान ओपनली, कि अब अमेरिका ताइवान के साथ मिलिट्री रिलेशंस एस्टेब्लिश करने जा रहा है, और अब उसकी वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका जो है वो रिजेक्ट कर चुका है। अब क्योंकि वन चाइना पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब, और यही रीजन है, अमेरिका ने तिब्बत के अंदर भी अपने डेलीगेट्स को मिलने के लिए भेजा था, तिब्बतियन लीडर से भी मिलने के लिए भेजा था।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर कि असलियत में ये सारे का सारा जो सिस्टम है वो सिंबॉलिक कितना है, उसके सिंबल्स, उसकी जो सिग्नल्स हैं वो क्या जा रहे हैं। वो सिग्नल ये ही जा रहे हैं, वो सिग्नल ये ही जा रहे हैं कि भैया असलियत में आज के दिन हालात जो हैं वो एंटी अमेरिका हो रहे हैं, सॉरी एंटी चाइना होते जा रहे हैं, और अमेरिका कमर कस चुका है कि चाइना को निपटाएगा। कामयाब कितना होता है वो समय बताएगा, लेकिन आज के दिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो यही है। इसका छोटा सा एक एनालिसिस यही है, इसका मतलब यही है कि मिलिट्री रिलेशंस अब ओपनली एस्टेब्लिश होंगे और चाइना की वन चाइना पॉलिसी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको साइडलाइन कर दिया गया है। समझे? बाकी इसमें जैसा भी होगा उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।